हेलो गाइस, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत 18 से 20 नवंबर 2022 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाओं को संकलित किया गया है। 68 बीपीएससी पीटी और आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। सीवी आनंद बोस को हाल ही में किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अर्थात ये पूर्व आईएएस हैं श्री सीवी आनंद बोस, जिन्हें पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति कैसे हुई? तो ये ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ थे, वो अब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद मणिपुर के राज्यपाल या गवर्नर ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यानी जब तक किसी नए राज्यपाल अथवा गवर्नर की नियुक्ति पश्चिम बंगाल के लिए नहीं हो जाती, तब तक ला गणेशन जो मणिपुर के राज्यपाल हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पश्चिम बंगाल का। दोस्तों, आनंद बोस यह नाम सुनकर ऐसा प्रतीत अवश्य होता होगा कि ये बंगाल से ही बिलोंग करते होंगे, किंतु ये ध्यान रखें कि सीवी आनंद बोस का जो जन्म है वो कोट्टायम केरल में हुआ था। 2 जनवरी 1951 को वे केरल के मूल निवासी हैं। ध्यान रहे कि बोस का नाम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उनके पिता वासुदेवन नायर ने रखा था। वासुदेवन नायर जो नेताजी के उनके संघर्ष में शामिल थे, वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपने पुत्र का नाम आनंद बोस रखा था। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आनंद बोस ने 1977 में 1977 में आईपीएस सर्विस को ज्वाइन किया था। वे मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के पहले फेलो भी थे। वे एक प्रसिद्ध राइटर भी है। ये बहुमुखी प्रतिभा के वे बेहद प्रसिद्ध राइटर हैं। उन्होंने नॉवेल यानी उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, कविताएं और निबंध सहित अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में 40 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि आनंद बोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए विकास एजेंडा तैयार करने वाले वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष भी थे, जिसमें उन्होंने सभी के लिए किफायती आवास की अवधारणा को सबसे पहले पेश किया था। जो इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहद सफल योजना है। कहा जा सकता है कि आनंद बोस के दिमाग की ही उपज थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लागू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ईडी है, उनके डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने ईडी के जारी मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है ताकि मामले को तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके और उसका पूरी तरह निपटारा किया जा सके। इसी उद्देश्य से उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। यह जान लें कि संजय कुमार मिश्र मूल रूप से 2020 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्हें 1-1 वर्ष के 2 एक्सटेंशन जो सेवा विस्तार है उन्हें दिया जा चुका है और यह अब तीसरा सेवा विस्तार है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि ऐसा कैसे किया गया। तो केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश लाई थी। इस अध्यादेश में ईडी प्रमुख और सीबीआई निदेशक इन दोनों को 3 एक्सटेंशन जो 1-1 साल का था देने की बात कही गई थी, जिसे बाद में संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। और ये अब ध्यान रखें कि 18 नवंबर 2023 या अगले आदेश तक ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय कुमार मिश्र बने रहेंगे। दोस्तों, आइए प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जानते हैं। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे सामान्य तौर पर हम लोग ईडी के नाम से अधिक जानते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और धन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में बनाई गई थी के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके 5 रीजनल ऑफिस भी हैं जो क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और ये कार्यालय चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। इनका नेतृत्व ईडी के विशेष निदेशकों जो विशेष डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। हाल ही में किस देश को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022, जिसे एक्सेल अवार्ड्स भी कहा जाता है, प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी कंट्री वाइज के अंतर्गत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022
प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश बन गया है। भारत को यह अवार्ड मिलना क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत में आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए, परिवार नियोजन को अधिक से अधिक लोगों तक इसकी बात को पहुंचाने के लिए, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने के लिए, परिवारों को प्रेरित करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, इसकी सराहना इस अवार्ड के द्वारा की गई है। और वो ये भी दर्शाता है कि इन उपलब्धियों को वो मान्यता देता है कि भारत में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं आबादी या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान रखें कि लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जो 2022 है, इसे एक्सेल अवार्ड भी कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में एक्सेल अवार्ड 2022 पूछा जाए कि किस देश को मिली है, तो ये भारत ही है। आइए एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। ITTF अर्थात इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है शरत कमल। दोस्तों, भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत अंचिता कमल, ये उनका पूरा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ अर्थात ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि ITTF यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं शरत अंचिता कमल या शरत कमल। शरत कमल को 187 वोट मिले थे, जो रोमानिया की एलिजाबेता समारा के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 212 वोट मिले थे। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ये है मणिपुर। दोस्तों, भारत में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण मेघालय की राजधानी शिलांग में संपन्न हुआ है और इसमें मणिपुर कुल 240 पदकों के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरी है, यानी सर्वाधिक पदक मणिपुर राज्य ने जीते हैं। मणिपुर ने कुल 88 स्वर्ण, 75 रजत और 77 कांस्य पदक जीते और इस दृष्टिकोण से ये प्रथम स्थान उन्होंने ग्रहण की। दूसरे स्थान पर असम रहा, जिसने कुल 203 पदकों पर कब्जा जमाया। यहाँ ये ध्यान रखें कि दूसरा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में 2019 में ही आयोजित होने वाली थी, किंतु कोविड यानी कोरोना के कारण ये नहीं हो सकी और अब जाकर 2022 में इसका आयोजन शिलांग में किया गया। तो अब ये भी प्रश्न है कि प्रथम नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले 2018 में मणिपुर में ही प्रथम नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और अब अगला जो तीसरा संस्करण होगा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का, इसका आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। हाल ही में मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने मून मिशन के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है और यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नए प्रमुख कार्यक्रम आर्टेमिस की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा कि आर्टेमिस एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो नासा का है, इसके द्वारा ही एक शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये शहर है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी। दोस्तों, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी, UAE में आयोजित किया गया, जो 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 तक चली थी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में दुनिया के 6 महाद्वीपों के 1200 से भी अधिक मीडिया क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पर? अबू धाबी, UAE में किया गया। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्रदान करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट प्रदान की है? तो ये देश है सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने की घोषणा की है। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत सऊदी अरब ने यह फैसला लिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और सऊदी अरब के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। ध्यान रहे कि इससे पूर्व जो भी भारतीय सऊदी अरब जाना चाहते थे किसी भी वजह से, तो उन्हें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेनी होती थी, सिवाय हज के लिए या टूरिस्ट वीजा को छोड़कर। अगर किसी भी कार्य के लिए वो वहां जाना चाहते थे, इसके लिए ये आवश्यक था। मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के मौके पर भारत ने किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? दोस्तों, ये देश है स्वीडन।
भारत और स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में, ध्यान रखेंगे कि शर्म अल शेख एक शहर है जो मिस्र इजिप्ट में है, वहां पर COP27 से अलग लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत और स्वीडन इन दो देशों ने मिलकर की है। उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व का उद्देश्य लेकर लीड IT पहल अल्प कार्बन संक्रमण के लक्ष्य पर एक केंद्रित कार्यक्रम है। अल्प कार्बन संक्रमण ये क्या है? तो ध्यान रहे कि औद्योगिक क्षेत्र का कम कार्बन संक्रमण न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगी, बल्कि इसके अन्य कई लाभ भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने की शक्ति में वृद्धि, नंबर 2 ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ोतरी, नंबर 3 नवाचार यानी इनोवेशन, नंबर 4 सामाजिक आर्थिक विकास और नंबर 5 रोजगार सृजन। ये सभी पांचों उद्देश्य इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी, जी हां सिल्वर एग्जीबिशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है डेनमार्क। दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम भारत और कोल्डिंग संग्रहालय कोल्डिंग म्यूजियम डेनमार्क, इन दोनों ने मिलकर रजत प्रदर्शनी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संग्रहालय प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। ध्यान रहे, जो सिल्वर चांदी से बनी हुई चीजें हैं उसका इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। और दोनों देशों की संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने शीर्षक के तहत आयोजित किए जाएंगे और इसका आयोजन किया जाएगा मार्च 2023 की शुरुआत में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।